बियॉन्ड बाइनरीज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया। अब बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे 2-3 बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इस पुस्तक ने ये प्रमाणित कर दिया है, जो बात मैं पिछले 1 साल से लगभग कह रहा हूँ, कि अचानक से पिछले कुछ वर्षों में हिंदी में मौलिक चिंतन की किताबें आने लगी हैं, जिसको मैं हिंदी का नया नवजागरण कह रहा हूँ। और इस मायने में यदि मैं अंग्रेज़ी की किताबों और हिंदी की किताबों की तुलना करूँ तो एक अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें वो कोटेशंस और रेफरेंसिंग का बर्डन नहीं है। यानी जो बात मुझे भारतीय चिंतकों के बारे में सबसे ज़्यादा खलती है वो है कि हमारा जो बीइंग है और जो थिंकिंग है और जो नोइंग है, ये तीनों डिसजंक्शन में चला गया है। कि हम सोचते हैं अपनी भाषा में, अब भोगते हैं ज़िंदगी को अपने कॉन्सेप्ट्स के द्वारा अपनी भाषा में, और सोचते हैं मिक्स्ड भाषा में और लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में। तो ये पूरा जो सोच की प्रक्रिया डिसजंक्शन में चली जाती है। और इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं बहुत सारे बुद्धिजीवियों से पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि भारतीय चिंतकों की क्या सबसे बड़ी समस्या है, क्यों मौलिक चिंतन में समस्या हो रही है। तो ज़्यादातर जो लोग कहते हैं उससे और बड़े बड़े लोग कहते हैं, आशीष नंदी, राजीव भार्गव, बहुत से लोग कहते हैं कि डर, एक एलिमेंट ऑफ डर है भारतीय चिंतकों में। ये डर किस बात का है मुझे नहीं मालूम है। शायद डर इस बात का है कि हमारे जो अकादमिक जगत के टॉप के लोग हैं वो अभी भी वेस्ट में हैं और वो हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका डर है। तो हिंदी में लिखने से ये डर ख़त्म हो जाता है। कविराज ने बड़ी अच्छी बात मुझे कही कि तुमने इसमें ये जंप अपनी किताब में इसलिए ले लिया, क्वांटम जंप, क्योंकि तुम हिंदी में लिख रहे हो। अंग्रेजी में लिखना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस मायने में बधाई देता हूँ सेतु को भी, जिसने ये प्रयास किया है कि बहुत सारी हिंदी की किताबों को एक साथ समाज अध्ययन में लाया जाए, और एक नई शुरुआत ये है। मैं योगेंद्र जी के साथ बहुत दिनों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संवाद में हूँ। जैसा हिलाल बता रहे थे कि योगेंद्र जी चंद ऐसे चिंतकों में से हैं जिन्होंने अपने ही जनरेशन के लोगों को भी बहुत प्रभावित किया है। अमूमन हम अपने जनरेशन के लोगों को नहीं प्रभावित कर पाते हैं। योगेंद्र जी में वो खासियत रही है कि उन्होंने डिस्कोर्स को कई बार टर्न दिया है, और आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन उन्होंने हमेशा से एक नया आयाम खोला है। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर नए एडवेंचर करने में सक्षम है। एक तरह से उनका ये तरीका है, हिज एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ का ये तरीका उनका है। और इसलिए मैं उनसे हमेशा कहता था कि इसको डॉक्यूमेंट कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। वो डॉक्यूमेंटेशन अभी जैसा भी है, हो सकता है मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हो, क्योंकि मुझे लगता है जो समस्याएं वो झेलते हैं अपने बौद्धिक होने का और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के बीच का जो टेंशन उनका है, वो इसमें परिलक्षित इस पुस्तक में नहीं है। शायद वो आगे और परिलक्षित हो कि कैसी समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। लेकिन ये पुस्तक मूलतः समय से संवाद है। एक तरह से जो अलग अलग घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं पे इनका एक रिफ्लेक्शन है। और इसका जो 2 मूल चैप्टर है वो मुझे लगता है कि पहला और आखिरी चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मैं इस पे ही फोकस करूँगा कि ये चैप्टर हमें क्या देता है एज कंटिन्यूइंग द डिबेट फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल थियोरी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल थियोरी में भी एक्सपर्ट है और प्रैक्टिस में है, और अकेला ऐसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस वक्त है जो दोनों जगह है, तो उनसे क्या निकल के आता है हमारे लिए, पॉलिटिकल थियोरी के लिए क्या निकल के आता है। एक बात जो निकल के आती है वो है कि इस पुस्तक में उन्होंने एक मेथड दिया है। इस बात के लिए एक मेथड दिया है कि हम कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज, थियोरीज की खोज कहाँ करें। और ये खोज ये कहते हैं कि भारत के विकास के क्रम में करें, और यही भारत का स्वधर्म है। ये खोज ही भारत का स्वधर्म है। जो 4 उन्होंने अलग अलग स्वधर्म बताया है, वो सब उन खोजों का परिणाम है। जो खोज वो करते हैं कि बुद्धिस्ट समय से लेके आज तक में किस तरह से विभिन्न धाराओं के बीच में संवाद हुआ है। ये संवाद ही भारत का स्वधर्म है, और संवाद की इस प्रक्रिया का टूटना ही अधर्म है। यदि संवाद की प्रक्रिया टूट जाए तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि फिर हम एक रिजिड फ्रेम क्रिएट करेंगे, और उस रिजिड फ्रेम को लेकर हम ज़बरदस्ती लोगों को मनवाने की कोशिश करेंगे। और संवाद की इस प्रक्रिया को तोड़ने वाले कौन लोग हैं?
ये लोग इनके पुस्तक के पूर्व पक्ष हैं, जिनके खिलाफ ये बातचीत रखना चाह रहे हैं। बहुत खुल के कई बार नहीं भी कहा है, लेकिन बहुत बार कहा भी है। एक मैं सिर्फ 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा जहाँ की मुझे लगता है कि इनकी जो सबसे गहरी समस्या इन्हें लगती है वो सामने आई है। 20वीं सदी के पहला ही पैराग्राफ है, 20वीं सदी के विचार 21वीं सदी में थक गए हैं। उन विचारधाराओं पर खड़ी व्यवस्थाएं ढह रही हैं, उनसे जुड़ी राजनीति थकी हारी है। नई राजनीति कर्म मांगती है, कर्म दिशा पूछता है, दिशा के लिए दशाबोध चाहिए, दशा के आकलन के लिए कसौटी की तलाश है, और कसौटी के लिए ज़रूरत है एक वैचारिक चौखटे की, वही तो लापता है। यानी जो पैराडाइम्स में अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो चौखटा जो हमें उस दशा और दिशा बता सके हम किधर जा रहे हैं, वो चौखटा हमारे पास नहीं है, और इस पुस्तक में उसी चौखटे की खोज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये पुस्तक जो है वो एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ इंगित कर रहा है कि हम कैसे पैराडाइम को शिफ्ट करें, नए तरीके से सोचना हम कैसे शुरू करें। फिर ये कहते हैं कि एक नई राजनीतिक हकीकत का सामना करने के लिए नए विचार अभी नहीं बने हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है। ये पूरा एक बड़ा स्वीपिंग कमेंट है जो बहुत पावरफुल है इस मायने में कि आप एक साथ कई पूर्व पक्ष क्रिएट कर रहे हैं। ये सब लोग जो कह रहे हैं अभी, इससे हमारा काम नहीं चल सकता है। इस नई राजनीतिक हकीकत का सामना करने के लिए नए विचार अभी नहीं बने हैं। हम या तो आदतन 20वीं सदी के विचारधाराओं, व्यवस्थाओं और विवादों की लाश ढो रहे हैं, जो अक्सर हम विश्वविद्यालयों में कर रहे हैं, या फिर मजबूरी में अपनी कटी फटी वैचारिक चादर में किसी अपरिचित चिथड़े का पैबंद लगाकर एक अनजान देश में दिन काट रहे हैं। ये हमारी वर्तमान स्थिति है। इससे निकलने के लिए हमारा मेथड क्या है? इससे निकलने का मेथड है, जैसा हिलाल भाई ने कहा, कि आप इतिहास को इतिहासकार होकर ना देखें, लेकिन इतिहास में आप ढूंढें कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है। जो काम हम लोगों ने नहीं किया, 47 के बाद जो हमारा विश्वविद्यालय बना, उसने भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय विचारों को एक साथ साइडलाइन में कर दिया। यानी आश्चर्य की बात है कि यहाँ तक कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट हिंदुस्तान के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में लेट 1970s या 80s में एंटर किया, और अभी भी सिर्फ एक पेपर में है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते हैं, बाकी पेपर में फिर गांधी, अंबेडकर सब गायब हो जाते हैं। जबकि शायद वो सबसे बड़े पैराडाइम शिफ्ट वाले थिंकर्स यहाँ पे थे। और जो मेथड उन्होंने अपनाया, 2 मेथड उन्होंने अपनाया। एक, अपने इतिहास से जो सोशल चर्निंग हुआ है, उस सोशल चर्निंग से कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज को लेना, और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण था, जिस पर योगेंद्र जी जोर देते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान को संकलित करना, उसको थेराइज करना। क्योंकि सब कुछ तो वहाँ नहीं था, व्यवस्थाएं बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो वो जो अनुभवजन्य ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे थेराइज किया जाए, इसकी हिम्मत हम में होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये बार बार ये कह रहे हैं कि उस हिम्मत की हमारे अंदर शायद कमी है। ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात वो करते हैं, जिसमें बताते हैं कि संविधान उस जो हमारा स्वधर्म है उसका एक संकलन है, एक क्लाइमेक्स है। ऐसा नहीं कि संविधान सभा ने केवल खाली जगह, खाली विचारों के साथ विमर्श करके एक संविधान बना दिया। संविधान सभा खुद पूरे ऐतिहासिक जर्नी जो हमारी है, जो 6th सेंचुरी BC से आप यदि देखें तो जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, इंडियन मटेरियलिज़म का डायलॉग था, जिसमें अनेकांतवाद एक महत्वपूर्ण थियोरी था, या आप ग्रीक के भारत आने से लें, जिसमें जो ग्रीक डिबेट था, टेक्निक ऑफ डिबेट था, उसका एक संवाद होता है। फिर आप देखें जो 4th सेंचुरी AD में
बुद्धिज़्म और हिंदुज़म के बीच में संवाद होता है, न्याय और बुद्धिज़्म के बीच में संवाद होता है, या इस्लाम के आने के बाद जो इस्लाम से संवाद होता है जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं कि सूफीज़म कैसे इमर्ज करता है, या अंग्रेज़ों के आने के बाद जो यूरोपियन ट्रेडिशन से संवाद होता है, ये सारे लिविंग हिस्ट्री है हमारे। और इस मंथन के दरमियान जो नॉलेज स्पेस था हमारा, उसमें बहुत सारा क्रिएटिव आइडियाज़ आया है, और हमारा सोर्स न्यू थ्योराइजेशन के लिए यहाँ से होगा। जैसा कविराज भी कहते हैं कि यदि भारतीय राजनीतिक चिंतकों को नए सिरे से सोचना है तो उसमें पर्शियन और संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पाली और प्राकृत तो है ही, जो भारतीय भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो करते हैं, जो इस पुस्तक को आइडिया ऑफ इंडिया से अलग करता है, जैसा प्रोफेसर महंत कह रहे थे, ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं है, मुझे नहीं लगता ये आइडिया ऑफ इंडिया है, ये अपील है ट्रांजिशन के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इसीलिए आखिरी चैप्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक तरह का यूटोपिया है, जो ये एक चार्ट बनाते हैं। इसमें इस चार्ट में 8 एलिमेंट्स हैं, और अच्छा लगा मुझे देखकर, इसमें आध्यात्मिक मुक्ति भी एक एलिमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि योगेंद्र जी कब से इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक समय था जब मैं योगेंद्र जी के साथ काम कर रहा था, 2 मिनट ठीक है, CSDS में, तो इलेक्शन स्टडी चल रहा था, और मैं उनके रैक से, वहाँ के लाइब्रेरी के रैक से निकाल कर कि कृष्णमूर्ति और ओशो की कुछ किताबें अपने टेबल पर रखा था। तो किसी ने पूछा ये कौन पढ़ रहा है यहाँ पे, तो मैंने उसको धीरे से वापस रख दिया था, डर के बारे कि शायद इन लोगों को ये बात पसंद नहीं है। लेकिन अच्छा ये है, मुझे लगा देख के कि आध्यात्मिक मुक्ति के बारे में भी इसमें बात है, जिस पर हालांकि इस पुस्तक में सिर्फ छोटा सा लगभग 1 पेज है, शायद वो तब तक थक चुके होंगे, या उसमें और कहने की ज़रूरत नहीं रही होगी या नहीं कहना चाह रहे होंगे, सॉरी, ये हो भी सकता है, क्योंकि जो पूरा अकादमिक वर्ल्ड है वो इस बारे में नहीं बात करना चाहता है, क्योंकि उनका जो पूरा लिगेसी है, पॉजिटिविस्ट सोशल साइंस का लिगेसी है, उसके अंदर इस पर बात नहीं की जाती है। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप कृष्णमूर्ति को अपने सिलेबस में पढ़ा सकते हैं, मैंने कहा नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुश्किल है। तो ये एक ख़ास बात है, और ये जो 8 इन्होंने दिया है, इस पे हम संवाद कर सकते हैं। जैसा हिलाल भाई ने कहा कि हम पुरुषार्थ और विकार और उस तरह से जो 8 एलिमेंट इन्होंने किया है, उस पर एक संवाद हम कर सकते हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि ये 8 एलिमेंट, ये अष्टांग मार्ग जो है, ये एक तरह का नया यूटोपिया है। जो पहला 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वो सिर्फ यही बता रहा है कि सारे जो यूटोपियाज थे पहले के, वो कोलैप्स हो चुके हैं, और हमें नए यूटोपिया की ज़रूरत है। और ये पुस्तक इस तरफ इंगित करता है कि नए यूटोपिया की खोज कैसे की जाए, और उसके क्या एलिमेंट्स होंगे, और उन एलिमेंट्स में जो एक बात और होनी चाहिए, वो कैसे इंटरकनेक्टेड होंगे। और बस 3 सवाल मेरा उनके लिए है। एक तो ये है कि अभी ये पुस्तक व्याख्यात्मक है, हमारा चैलेंज ये है कि हम इससे विश्लेषणात्मक डिसिप्लिन कैसे डेवलप करेंगे, हम विश्लेषण कैसे करेंगे चीज़ों का, ये व्याख्या आदि है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा सोशल साइंस है अभी तक, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सोशल साइंस है। इसकी पैदाइश ही इसलिए हुई थी कि राज्य को इस ज्ञान की ज़रूरत थी कि लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस कैसे होगा, कैसे एक नया सोशल साइंस, मुझे लगता है कि गांधी, अंबेडकर, टैगोर, इन सब का जो सोशल साइंस था, वो ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल साइंस था। तीसरी बात यह है, जो रिलीजन पे इन्होंने बहुत सही बात इसमें कही है, उस पर और संवाद की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि इवन सर्वधर्म संभाव जो बात है, उससे आगे की बात जानी चाहिए, वो है धर्म की आंतरिक आलोचना की बात। क्योंकि जितने भी धर्म हैं वो इंटरनली एक्सप्लॉयटेटिव हैं और एक्सटर्नली एक्सक्लूसिविस्ट हैं। इसको इंटरनली डेमोक्रेटिक और एक्सटर्नली इंक्लूसिव कैसे बनाया जाए, ये एक स्ट्रगल है, और ये स्ट्रगल हर धर्म के अंदर कैसे की जाए, जिसको हम लिबरेशन थियोलॉजी की बात करते हैं, शायद उसके आगे हमें सोचने की ज़रूरत है। और एक बात जो मिसिंग लिंक है इस किताब में, जिस ओर मैं योगेंद्र जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कि पूरी पुस्तक में एक भी आर्टिकल भारत के बदलते लेबर लॉ पे नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में, जैसा उन्होंने बार बार कहा है कि कोई पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है, और मुझे लगता है दोनों पार्टी में एक बात बिल्कुल समान है, वो है कि दोनों ही पार्टी न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के एडवोकेट्स हैं।
झगड़ा ये नहीं है कि कौन एडवोकेट नहीं है, झगड़ा ये है कौन बड़ा एडवोकेट है और कौन बेहतर एग्जीक्यूटिव है। ये ट्रेजेडी है। और पिछले 20 सालों में या 25 सालों में हिंदुस्तान का जो लेबर लॉ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ये जो एक संवाद की ज़रूरत है कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा हो, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हिस्सेदारी कैसी हो, क्या हम कोई नया मॉडल सोच सकते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस का, क्या कोई बड़ा कोऑपरेटिव मॉडल सोच सकते हैं जो हमें चेंज कर दे, इस तरफ देखने की ज़रूरत है। उसी तरीके से दूसरा जो मुझे एब्सेंस फील होता है वो है ग्रोइंग इनइक्वालिटी जो हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि एक एजेंडा हमें फेंका गया है जिसमें हम फंसे हुए हैं, सेकुलरिज्म का डिबेट हो या और डिबेट, राष्ट्रवाद का डिबेट हो, हम उसमें फंस गए हैं और हम उस बात पर डिबेट नहीं कर रहे हैं जो बहुत मौलिक इशू हमारे लिए, जो सर्वाइवल का इशू हमारे लिए है, जो मार्जिनलाइजेशन हमारा क्रिएट हो रहा है, उस पर हम डिबेट नहीं कर पा रहे। अनएम्प्लॉयमेंट जैसे हो रहा है, उस पर कोई डिबेट हमें करने की ज़रूरत है और इन सबको एक साथ जोड़ के करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता का सवाल लेबर लॉ के सवाल के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। ये कैसे जोड़ा जाए, इस पे मुझे लगता है कि और चिंतन की ज़रूरत है। तो थैंक यू।